हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी जानते हैं कि कोरोना का एंट्री भोजपुर में हो चुका है, तो कृपया घर पर रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं अगले क्लास की ओर। और आज ये जो हमारा क्लास है ये चैप्टर 1 का तीसरा क्लास है। पहले लिखते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा सबसे पहले कि हिंदी मीडियम का बैच है, और ये हमारा क्लास 3 है। इसके पहले 2 वीडियो हम लोग बना चुके हैं, आपने पढ़ा होगा, और इसके आगे हमको आज कंटिन्यू करना है। तो जो भी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये 3rd क्लास का वीडियो देखने से पहले हमको क्लास 1 और क्लास 2 का वीडियो देखना होगा, तब जाकर के वीडियो आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए तो बात करते हैं। नोट नंबर 7 हो चुका था, इसमें थोड़ा बात कर लेते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जहाँ से नोट चेंज होगा आपको बताया जाएगा। तो हमने बात किया था कि सर अगर कोई पिंड है और इस पिंड का नाम दिया गया P, और एक दूसरा कोई पिंड है इसका नाम दिया जाए Q। क्लियर। और इस पिंड के पास 10 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन हो, तो आपको इन दोनों पिंड का आवेश निर्धारित करना है कि ये धनावेशित पिंड है कि ऋणावेशित पिंड है, यह पिंड धनावेशित है कि ऋणावेशित है कि उदासीन है, किस प्रकार का कंसेप्ट होगा इसके बारे में हमको समझना है। ओके, तो चलिए पहले एक उदाहरण समझते हैं कि सर ये उदासीन कैसे होगा। आवेशित तो हमने बताया था, पहले भी बात हो चुका है आवेशित के बारे में कि पिंड आवेशित कब होता है, कैसे होता है, उसका मेथड भी हमने बताया था आवेशित करने का, कि 2 पिंड को आपस में घर्षण करा के आवेशित किया जाता है। एक दूसरे के संपर्क में रखने पर पिंड आवेशित होता है। 2 पिंडों को बिना एक दूसरे के संपर्क में लाए हुए भी हम लोग आवेशित कर सकते हैं प्रेरण की विधि से, जो कि आगे हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पर समझेंगे कि सर पिंड पर आवेश का निर्धारण किया कैसे जाता है। क्लियर है। तो हमने बोला था कि किसी भी पिंड पर आवेश का निर्धारण उस पिंड पर उपस्थित आवेशित कण पर निर्भर करता है कि उस पिंड पर उपस्थित आवेशित कण कितना है और उस पिंड पर कुल आवेश का परिमाण कितना है, जिसको हम लोग नेट फोर्स भी कहते हैं। नेट फोर्स मतलब कुल परिमाण होता है। तो यहाँ पिंड P है और पिंड Q है, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो आपने देखा कि सर यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है और 9 प्रोटॉन। क्लियर है। पिंड P के लिए बात करेंगे तो आपने बोला कि सर यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन में से 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन के साथ मिलकर अपने आप को कैंसिल कर लेता है, अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश जो होता है परिमाण में समान होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सर 10 इलेक्ट्रॉन में से 9 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिलकर अपने आप को उदासीन कर लिया। तो अगर हम बात करें कि पिंड P पर कुल आवेश कितना है, कुल आवेश के बारे में बात किया जाए तो आपने बोला कि सर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन को हम 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 9 इलेक्ट्रॉन प्लस कितना प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन। तो आप जानते हैं कि इन दोनों आवेश का परिमाण बराबर होता है और चिन्ह विपरीत होता है। क्लियर है। तो अगर इसको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का आवेश है माइनस में। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे 9 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1. ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन के पास माइनस में होता है तो माइनस प्लस माइनस का भी किया जाए। कैसे? तो ध्यान देंगे यहाँ
इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं +9 प्रोटॉन का कितना होता है आवेश, तो प्रोटॉन का प्लस में होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर है, या आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 9 प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये प्लस 9 गुने 1.6 गुने 10⁻⁻19। ये देखिए माइनस वाला पद और प्लस वाला पद दोनों आपस में परिमाण में बराबर और नेचर में विपरीत है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। तो P पर कितना आवेश बचा, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है सबसे न्यूनतम आवेश होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा जो पार्टिकल होता है, आवेश होता है, उसको क्वार्क में हम लोग व्यक्त करते हैं, और क्वार्क जो है आपके 12 के सिलेबस में नहीं है, उसको आगे पढ़ना होता है। क्वार्क ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इससे भी छोटा होगा, 2e/3 होगा या e/3 होगा, इसको पढ़ना नहीं होता है, क्लियर है। तो सबसे छोटा वैल्यू हम लोग लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपने बोला सर इतना आवेश किस पर है, पिंड P पर है, तो ये पिंड P कैसा होगा, तो पिंड P जो होगा हमारा ये ऋणावेशित होगा। आप लिख सकते हैं कि सर ये जो है हमारा ऋणावेशित पिंड है, ऋणावेशित पिंड। क्लियर है। तो इतना लिखने का जरूरत नहीं था, समझ भी सकते थे हम लोग। अब बात कर लेते हैं पिंड Q के लिए। तो आपने बोला कि सर इस पर चार्ज कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि 6 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन में हम कह सकते हैं कि पिंड Q पर कुल आवेश, तो आपने बोला कि सर यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन को 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, और प्रोटॉन कितना है 6 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर लेगा, तो इस पर कुल कितना इलेक्ट्रॉन का संख्या बचेगा, कुल आवेश कितना बचेगा एक्स्ट्रा, इसको नेट चार्ज बोलते हैं हम लोग। कुल आवेश कितना इस पर ज्यादा है, तो आपने बोला कि सर 6 इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्यादा है। क्यों, क्योंकि 12 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ मिलकर अपने आप को समाप्त कर लिया, तो इस पर कितना बच जाएगा, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और जब किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन बच जाए तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश होता है। तो सॉरी यहाँ पर हमने हाँ सही है, ऋणावेशित। तो दोनों पिंड में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन का कम है, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन का कम है। तो आप किसी भी पिंड पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या को देखकर पिंड का नेचर डिसाइड कर सकते हैं। इसको आप लिख लेंगे उदाहरण में, जो कल नोट हुआ था उसी में ये आपको लिखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये कल वाले नोट का ही पार्ट है, तो नोट 7 लिखिएगा और एग्जाम्पल फर्स्ट लिखिएगा। ये पहला एग्जाम्पल है, इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नोट वही रहेगा, नोट सेम रहेगा, एग्जाम्पल सेकंड हो जाएगा। एग्जाम्पल उदाहरण सेकंड लेंगे। तो यहाँ पर हमने बोला कि हमारे पास 2 पिंड है, एक का नाम है Na और दूसरा का नाम है Cl।
जब दोनों एक साथ मिलता है तो NaCl सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि सोडियम का 11 होता है परमाणु संख्या और क्लोरीन का 17 होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 22 और यहाँ पर क्लोरीन का 35। लिख लिया जाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ सोडियम का 23 होगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो आपने बोला कि सर परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों का संख्या होता है। तो ये टोटल एटम में आपने बोला कि हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन का संख्या किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन था 11। अब सवाल ये है कि सर प्रोटॉन ही इसमें है, परमाणु संख्या में है कि परमाणु द्रव्यमान में है। तो ध्यान देंगे ये जो होता है इसमें दो तत्व होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो कण होते हैं और इसको हम लोग परमाणु संख्या बोलते हैं। जैसे पहले भी बात हो चुका है कि ये हमारा क्या है परमाणु संख्या। तो यहाँ पर इसमें दो कण है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपने बोला कि सर जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। तो अगर 23 में हम बात करें तो 23 में अगर 11 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितना बचेगा, तो 23 में से 11 माइनस कर देंगे। तो आपने बोला कि सर 23 में 11 प्रोटॉन है। क्यों प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। अब न्यूट्रॉन का संख्या कितना है, तो 23, 23 में से 11 तो प्रोटॉन हो गया, तो न्यूट्रॉन कितना बचेगा, तो 23 में से इसको घटा दीजिए, तो 23 में से इसको माइनस कीजिएगा तो कितना होगा आपका 12 न्यूट्रॉन। क्लियर है? इस पर बात किया जाए। इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या बताइए 17, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो प्रोटॉन कितना है 17। अब ध्यान देंगे 35 में 17 प्रोटॉन है तो कितना न्यूट्रॉन बचेगा, तो 35 में से 17 घटा देना है तो कितना होगा 18। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या हम निकाल सकते हैं। अब दूसरे केस में हमने बोला, ध्यान देंगे ये पहला केस हो गया हम लोग का। तो आप बोलेंगे कि सर दोनों केस में ये जो पिंड होगा ये उदासीन होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। ये भी जो पिंड होगा ये उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। कारण क्या है, तो कारण ये है कि इलेक्ट्रॉनों का संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। इलेक्ट्रॉनों का संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। अब हमने इन दोनों पिंडों को आपस में एक साथ रखकर रगड़ दिया, इस तरीके से हमने रबिंग कर दिया। उसके पश्चात किस प्रकार का परिवर्तन आता है, तो आपने बोला कि ये हमारा सोडियम हो जाएगा और ये क्लोरीन, ये Na और ये Ca। तो जब इनका घर्षण करवाया गया तो देखा गया कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो अब सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। और आप पढ़ चुके हैं कि जब कमी होता है, ध्यान देंगे, जब किसी के पास कमी होता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है उस पर माइनस चार्ज आता है। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संख्या, क्योंकि ऊपर ध्यान देंगे यहाँ पर कितना था 11, 11 में 1 दे दिए तो कितना बचा 10। इसके बाद प्रोटॉन का संख्या उतना ही रहेगा क्योंकि प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। इसके बाद न्यूट्रॉन का संख्या कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। इस पर आते हैं, क्लोरीन ने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो पहले इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन था, अब बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा सोडियम के लिए है। अब आते हैं क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर आया हुआ है, तो 17 से हो जाएगा ये 18 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 17 ही रहेगा और न्यूट्रॉन 18। क्लियर? अब आपसे पूछा जाएगा कि दोनों का नेचर बताइए, कौन धनावेशित होगा कौन ऋणावेशित होगा।
तो आप बोलेंगे कि सर सोडियम जो होगा इस पर प्रोटॉन का संख्या ज्यादा है तो ये धनावेशित पिंड होगा। और इसको लिखेंगे कैसे, तो सोडियम ध्यान देंगे Na और एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्लोरीन के पास गया है तो जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उतना प्लस आ जाएगा। क्लियर है। और क्लोरीन ने क्या किया, तो क्लोरीन ने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया तो जो जितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है उस पर उतना ही ऋण आवेश आता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया तो Cl माइनस, और आप नाम सुने होंगे Na प्लस Cl माइनस। क्लियर है। तो यहाँ से कुछ हम लोग को जानकारी प्राप्त हो रहा है। क्या जानकारी प्राप्त हो रहा है कि सर यहाँ पर जो सोडियम है ये डोनर है, डोनर मतलब देने वाला, और क्लोरीन जो है एक्सेप्टर है, प्राप्त करने वाला। अब इस लेन देन की प्रक्रिया में कौन कौन सा राशि परिवर्तित तो होता है, कौन सा परिवर्तित नहीं होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है। तो आप डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे, इसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोडियम के बारे में। तो Na+, तो ये बताइए कि सोडियम किस प्रकार का एलिमेंट है, तो आपने बोला कि डोनर है, देने वाला। बहुत अच्छा। तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, त्याग करने वाला है। तो जब सोडियम से इलेक्ट्रॉन जाएगा, डोनेट होगा, देता कौन है, जिसके पास अधिक होता है, जो धनी होता है। तो जब ये धनी है तो इस पर कौन सा आवेश आएगा, तो धन आवेश आएगा, पॉजिटिव हो गया। अब आपने बोला कि सर सोडियम के पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन था, अब 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका अर्थ ये है कि एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। तो हमको ये मालूम चला कि अगर पिंड धनावेशित हो तो उस पर इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी, और पहले क्लास में बता चुके हैं कि कमी को तीर नीचे करके सूचित करते हैं। क्लियर। अब यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। क्लियर। तो यहाँ पर जो पिंड धनावेशित तो होता है वो डोनर होता है, डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला। आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब कोई पिंड इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके द्रव्यमान में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो कल अगले क्लास में बात हो चुका है कि जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो अपना पूरा द्रव्यमान लेके जाता है। तो जिस पिंड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पिंड पर द्रव्यमान में कमी होता है, और जिस पिंड पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पिंड का द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर पिंड के द्रव्यमान में कमी होगा, और कमी के लिए एरो डाउनवर्ड। क्लियर। हमने ये भी बताया था कि आवेश के वेग से आवेश पर कोई प्रभाव नहीं आता है, द्रव्यमान पर आता है किंतु आवेश पर नहीं। आप कितना भी वेग से आवेश को गतिशील करें उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके आवेशित कणों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके। तो ये जितना हमने देखा किसके लिए था, सोडियम के लिए। तो सोडियम कैसा है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला है, धनावेशित पिंड के द्रव्यमान में हमेशा क्या होगा, कमी होगा। क्लियर। तो आप इसको लिख लेंगे, इसको इरेज करके हम क्लोरीन के बारे में आगे लिखने वाले हैं। चलिए अब क्लोरीन के बारे में लिखेंगे हम लोग आगे। तो यहाँ हमने देखा कि सर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है सोडियम से, तो इस पर 1 माइनस हो जाएगा, और जब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होता है। तो आप बोलेंगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, इसको एक्सेप्टर कहते हैं,
और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो हमेशा कर्जदार होता है, ऋणी होता है किसी का, क्योंकि उसने किसी से ऋण लिया है। क्लियर है? तो आप बोलेंगे कि सर ये ऋणावेशित होता है, नेगेटिव चार्ज। आगे अब आपने देखा कि सर इलेक्ट्रॉन पहले इसके पास 17 था, क्लोरीन का 17 होता है, पढ़ चुके हैं 17 35। तो सर पहले 17 था, अब 18 हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि को अपवर्ड एरो से हम लोग सूचित करेंगे। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया गया है। ऋणावेशित पिंड कैसा होता है? तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला, या ये भी लिख लीजिए कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला। अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास आया होगा तो अपना पूरा द्रव्यमान लेके आया होगा, तो क्लोरीन के द्रव्यमान में वृद्धि होगा या कमी होगा? तो वृद्धि होगा। तो आप लिखेंगे कि पिंड के द्रव्यमान में वृद्धि, और वृद्धि के लिए एरो अपवर्ड। ओके, और यहां से एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि Na प्लस Cl, तो ये होता है Na प्लस और Cl माइनस। क्लियर है? मतलब सोडियम ने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो जब ये दे दिया तो इस पर 1 प्लस, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 माइनस। अब हमने बोला कि अगर यहाँ 2 पिंड ले लिया जाए, P और Q, और हमने बोला कि P यहाँ से Q के पास 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन भेज दिया, तो आप बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन P भेजा है तो P के ऊपर 4 प्लस कर दीजिए, Q कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? तो जितना P भेजा होगा, तो आप बोलेंगे Q के ऊपर 4 माइनस। तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव निकल के आया कि सर आवेश जो होते हैं वो हमेशा जोड़ा में उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर देखिए कि 4 प्लस है तो 4 ही माइनस है, और इनका नेचर भी विपरीत होता है, 1 प्लस होगा तो 1 माइनस होगा। तो यहाँ एक कंसेप्ट मिला कि सर आवेश जो होता है हमेशा जोड़ा में प्रोड्यूस्ड होगा, जोड़ा में उत्पन्न होगा, और उनका परिमाण बराबर होगा, और उनका जो नेचर होगा, प्रकृति होगा, वो विपरीत होगा। मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस, कभी भी दोनों प्लस एक साथ नहीं होगा, कभी भी दोनों माइनस एक साथ नहीं होगा। आप इसको लिख लेंगे यहाँ पर। अगर कोई कहता है कि किसी पिंड पर 2 प्लस और 3 माइनस उत्पन्न हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये परिमाण में इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये गलत होगा। कोई बोलेगा कि 2 प्लस उत्पन्न हुआ है पिंड पर, 2 पिंड है ए और बी, ए पर 2 प्लस, बी पर 2 प्लस, दोनों पर, गलत होगा। एक बोला जाएगा 3 माइनस और 3 माइनस दोनों पर उत्पन्न हुआ है, ये भी गलत है। कोई बोलेगा कि 2 माइनस और 4 माइनस, ये भी गलत है। तो सही क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि सर परिमाण में बराबर, अगर ये 2 प्लस है तो ये 2 माइनस, परिमाण संख्या होता है, तो अगर A 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो B 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, डोनर देने वाला प्लस और लेने वाला माइनस। अगर 4 प्लस तो 4 माइनस, 3 प्लस तो 3 माइनस, ये सही है, ये सारा गलत है, ये नहीं होता है। ओके, लिख लेंगे एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए। अब नोट 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है कंटेंट, क्योंकि
10 मिनट 20 मिनट का वीडियो बनाने पर कुछ समझाने में परेशानी हो रहा है, उतना आदमी सही तरीके से नहीं व्यक्त कर पा रहा है। तो अगर आपको कोई बोले ऑक्सीजन 2+, अब आप ये बताइए कि इसका अर्थ क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ 2+ है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। ध्यान देंगे, ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन का लिखिए यहाँ पर, तो बोलेगा सबकी हिंदी भी सर गलत लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ है। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। ओके, अगर कहीं लिखा हुआ है कि Cl2-, इसका अर्थ क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर माइनस किसके पास आता है, तो जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। एक चीज और, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। तो त्याग हुआ होगा तो पिंड का द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा, पिंड का द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा। तो आपने बोला कि देने वाला डोनर होता है और डोनर त्याग करता है। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, और इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो पिंड का द्रव्यमान भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर। अब यहाँ क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन में आपने बोला कि सर 2 इलेक्ट्रॉन का वृद्धि। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, कहीं देख लिए कि Cl2-, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का वृद्धि है। आप ये भी कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है। आप ये भी बोल सकते हैं कि पिंड का द्रव्यमान बढ़ा हुआ है, मतलब इसमें वृद्धि हुआ है। क्यों, कारण क्या है, तो सर माइनस कौन होता है, तो माइनस एक्सेप्टर होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का वृद्धि होगा। इसके बाद ये भी बोल सकते हैं कि सर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है। क्लियर है। या ये भी आप बोल सकते हैं, ये भी आप कह सकते हैं कि पिंड का द्रव्यमान क्या हुआ है, बढ़ गया है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन के पास आता है तो इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान लेकर आता है। तो इस तरीके से ये पूरा चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं, अगर कोई बोल दे यहाँ पर कि सर P के ऊपर 3-, तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन का वृद्धि हुआ है। उसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं कि पिंड के द्रव्यमान में वृद्धि होगा। तो बहुत सारा टर्म है जिसको आप लिख सकते हैं। क्लियर है, इसको लिख ले, आगे मैं बताऊं। ये भी लिख सकते हैं कि धन आवेश कब होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो या इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या इलेक्ट्रॉन का कमी होता है तो पिंड पर धन आवेश आता है। और यदि, ध्यान देंगे, ऋण आवेश के लिए बात करेंगे कि ऋण आवेश कब आएगा, तो यदि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, अगर कोई पिंड इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी दूसरे पिंड से, ग्रहण कर लेता है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होता है, तो पिंड जो है ऋणावेशित हो जाता है। तो ध्यान देंगे कि धनावेशित कौन होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और ऋणावेशित कौन होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी। ओके, चलिए तो लिख लेंगे इसको। ध्यान देंगे, आगे इसी नोट में लिखना है। अगर आपको कोई दे दिया कि 4 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन
और इस पिंड का आवेश निर्धारित करें, इस पिंड पर कौन सा आवेश होगा, धनावेशित कि ऋणावेशित। तो पहले ही बात कर चुके हैं कि सर अगर जिस आवेश का मात्रा अधिक हो पिंड पर उसी प्रकार का आवेश आता है। अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या, एक भी इलेक्ट्रॉन का संख्या अधिक है तो ऋणावेशित होगा, अगर एक भी प्रोटॉन का संख्या अधिक है तो पिंड धनावेशित। तो आपके पास 3 कंडीशन मैं दे रहा हूं, आप देखकर बता सकते हैं कि पिंड पर किस प्रकार का आवेश होगा। क्लियर है? तो पहले केस में हम लोग देख रहे हैं कि सर 4 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। तो आपने बोला कि सर प्लस का संख्या, प्रोटॉन का संख्या अधिक है और जिस आवेश का संख्या अधिक रहेगा पिंड पर वही आवेश होता है। तो आप बोलेंगे पिंड जो होगा ये धनावेशित होगा, पॉजिटिव, प्लस को पॉजिटिव बोलते हैं, VeV पॉजिटिव धनावेशित बोल सकते हैं। इस वाले केस में देख रहे हैं तो आपने बोला कि सर 12 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन का संख्या अधिक है। पहले भी बता चुके हैं कि 12 में से 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर लेगा, उसके साथ मिलकर अपने आप को समाप्त कर लेगा। तो इस पर कितना बच जाएगा, 12 में 8 समाप्त हो गया तो 4 बचेगा। तो आप बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन का संख्या अधिक है और इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश होता है, तो पिंड कैसा होगा, ऋणावेशित होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और इस केस में हमने देखा कि सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश बराबर है। जब दोनों का आवेश बराबर होगा तो इस स्थिति में जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का संख्या आपस में बराबर हो तो इस स्थिति में पिंड जो होता है उदासीन होता है, उदासीन, न्यूट्रल होता है, इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। इसको बोलेंगे ऋणावेशित और इसको बोलेंगे धनावेशित। क्लियर? तो ये सारी चीज आपको याद रखना होगा, आगे हम अगले नोट में पढ़ेंगे। लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमने बोला कितना नोट हुआ, अभी 9 हुआ था ना, 10 में देखते हैं जो भी आप नोट लिखेंगे। तो सर इलेक्ट्रॉन की संख्या में अगर कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया जाए, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो जाए तो पिंड के द्रव्यमान पर कैसा असर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होगा तो पिंड का द्रव्यमान क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन कहीं ग्रहण किया जाए या इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाए तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पर द्रव्यमान में वृद्धि हो जाता है। ओके, द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। लिख लिया जाए। अब आप कह सकते हैं कि सर इसका अर्थ ये है कि एक पिंड से दूसरे पिंड पर इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है, जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ये पहले भी बात हो चुका है, तो लिख लें। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा। ध्यान देंगे, ये आई थिंक ये नोट 9 है, शायद 9। देख लीजिएगा कौन सा है जो लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट, ये नोट 9 में था, नोट 10 में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं कि सर अगर मेरे पास कोई कण हो तो उस कण पर आवेश कितना होगा, उस कण का द्रव्यमान कितना होगा। क्लियर है? ये सारा चीज हम बात करेंगे क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है। कि कण कौन सा है, तो सबसे पहले हमने लिया
कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे चिन्ह इसका क्या है, ई है। और इलेक्ट्रॉन को जनरली ध्यान देंगे माइनस ई से माइनस चार्ज होता है, इसका माइनस चार्ज होता है, इसलिए माइनस के साथ लिखते हैं। आवेश कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। कोई अगर ग्राम में लिखना चाहे तो 3 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं प्रोटॉन का, कि सर प्रोटॉन के पास कितना आवेश होता है, कितना द्रव्यमान होता है। तो सबसे पहले ध्यान दें कि प्रोटॉन को प्लस ई द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। समझने के लिए पी से लिखते हैं, लेकिन होता कैसे है, प्लस ई। इसका आवेश जो होगा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, परंतु इसका जो चिन्ह होगा ये विपरीत होता है, प्लस में होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। आवेश के द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अगर आपको ग्राम में चेंज करना हो 3 जीरो यहाँ भी बढ़ जाएगा। अब आते हैं न्यूट्रॉन के पास। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को स्मॉल n से सूचित करेंगे। ये आवेशहीन होता है, तो आवेश इसका कुछ नहीं होता है, तो आप लिखेंगे कि आवेश शून्य होता है, कोई आवेश नहीं है। और इसका द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान होता है, तो ये भी 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होगा। क्लियर है। अब इसके बाद एक कण है जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल, उसको हीलियम नाभिक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम लोग अल्फा कण कहें या हीलियम नाभिक कहिए और बेहतर होता है। यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 लिखते हैं, इसको हीलियम नाभिक बोला जाता है, ऐसे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। और आप कह सकते हैं कि सर अल्फा कण क्या है, तो अल्फा कण हीलियम नाभिक है। इस पर कितना आवेश होता है, तो 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। और द्रव्यमान कितना होता है, तो आप देख सकते हैं, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू प्रोटॉन पर चार्ज कितना है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये कितना होगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अल्फा कण क्या है, तो हीलियम नाभिक होता है, ध्यान देंगे। इसके बाद यहाँ आते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये होगा आपका 6.68 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे पहले, इसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट 11 में समझा जाए। नोट 11, तो नोट 11 में लिखेंगे कि पिंड को आवेशित करने के क्रम में, पिंड को आवेशित करने के क्रम में पिंड से जिस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण मतलब वो जा भी सकता है या किसी पिंड पर आ भी सकता है। स्थानांतरण होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन
या मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अतः किसी पिंड को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। अब इसको समझते हैं कि हमने क्या लिखा। तो आपने बोला कि सर जब दो पिंड को हम लोग आपस में रगड़ते हैं तो कोई धनावेशित होता है, कोई ऋणावेशित होता है। तो ये बताइए कि धन आवेश क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से गया है। और किसी पिंड पर ऋण आवेश क्यों आया? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया है। तो धन आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेवार है और ऋण आवेश आने के लिए इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेवार है। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा किसी भी पिंड पर धन आवेश और किसी भी पिंड पर ऋण आवेश उत्पन्न नहीं होगा। तो वही हमने लिखा है कि पिंड को आवेशित करने के क्रम में पिंड से जिस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अतः किसी को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। अतः किसी, यहाँ पर पिंड लिख लेंगे, यहाँ पर छूट गया है। अतः किसी पिंड को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नोट 12 में लिखेंगे हम लोग। ये था नोट 11। नोट 12। तो यहाँ पर आवेश के बारे में बात करेंगे कि आवेश कैसा राशि होता है। लिखेंगे कि आवेश एक अदिश राशि होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में कि आवेश सदिश है कि बताइए अदिश है। तो इसके लिए अगर जो सदिश नहीं जानते होंगे या डीवीएस सूत्र लिखना नहीं जानते होंगे ओके। चलिए तो समझते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है। जो बच्चे सदिश और अदिश के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सदिश और अदिश के लिए। आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं कि सर अदिश क्या होता है। तो ध्यान देंगे, अदिश उस राशि को कहा जाता है जिसका परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होता है। जैसे हमने बोला कि 2 कूलम्ब कि मेरे इस पिंड पर, ये पिंड A है और इस पिंड पर +2 कूलम्ब का आवेश है। तो अब बताइए कि ये आवेश चल रहा है कि उस पिंड के इस बाउंड्री के अंदर स्थित है, गतिशील तो है नहीं। तो अगर कोई लिख दिया कि 2 कूलम्ब आवेश, क्लियर है, 2 कूलम्ब आवेश, और कोई लिख दिया कि 2 कूलम्ब आवेश पूरब की ओर गतिशील है। तो ध्यान देंगे, आप पढ़ क्या रहे हैं, तो आप स्थिर आवेशों का अध्ययन कर रहे हैं
क्लियर है? तो आपने बोला कि सर मेरे इस पिंड में 2 कूलम्ब आवेश रखा हुआ है, इसमें तो रखा हुआ है, चल तो नहीं रहा है, तो आपने बोला कि सर इसका परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। तो जिस पिंड के पास अपना परिमाण होता है तो परिमाण रहेगा, लेकिन इसका दिशा नहीं रहेगा, इसका डायरेक्शन नहीं रहता है, डायरेक्शन नहीं रहेगा, परिमाण रहेगा, दिशा नहीं रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अदिश। तो आपने बोला सर यहाँ परिमाण है कि 2 कूलम्ब आवेश, लेकिन ये नहीं है कि 2 कूलम्ब आवेश कहीं चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, और ये बिल्कुल इसके लिए गलत है, क्योंकि यहाँ पर विराम में आवेश का अध्ययन कर रहे हैं, गतिशील आवेश का नहीं। हाँ, यही रहता कि ये आवेश 2 कूलम्ब आवेश इधर जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, पूरब जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, तो उस केस में वो अदिश नहीं रहता। जब करंट पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि सर विद्युत धारा के केस में परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, परंतु फिर भी विद्युत धारा अदिश है। तो वो अपवाद है, उसको अगले क्लास में समझेंगे, जब सदिश का एक वीडियो बनाएंगे। आपको ये याद रखना है कि ये स्थिर आवेश का अध्ययन करना होता है। ये जो आवेश है ये स्थिर आवेश है और इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई भी दिशा नहीं है। तो ऐसा कोई भी भौतिक राशि जिसके पास परिमाण हो, दिशा नहीं हो, वो अदिश राशि होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये गलत है, ये सही होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर लिखा हुआ है कि 10 किलोग्राम, आपने द्रव्यमान का मेजरमेंट देखा होगा, जाते हैं कोई चीज खरीदने तो बोलते हैं 10 किलोग्राम, कि 10 किलोग्राम ये सामान दीजिए, 10 किलोग्राम वो सामान दीजिए। तो इसमें डायरेक्शन तो नहीं है, ये द्रव्यमान क्या है? केवल एक संख्या है, तो इस संख्या को ही परिमाण कहते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि कोई व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूरब की ओर जा रहा है, तो यहाँ देखिए परिमाण हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड, दिशा हो गया, परिमाण भी है, दिशा भी है, तो ये सदिश हो जाता है, ये सदिश राशि हो जाता है। लेकिन जहां पर केवल परिमाण होता है, परिमाण मतलब संख्या, वो अदिश राशि होता है, उसका दिशा नहीं होना चाहिए। तो आप इस एग्जांपल में समझ सकते हैं कि सर ये तो रखा हुआ है, इस क्षेत्र में 2 कूलम्ब आवेश है, क्लियर है, वो चल नहीं रहा है, तो जब चलेगा नहीं तो दिशा नहीं होगा, और दिशा नहीं होगा तो राशि अदिश होगा। ध्यान रखिए इसको, आप इसको लिख लीजिए, आगे नोट में हम बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं नोट नंबर 13 में, नोट 13 काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। हम लोग नोट नंबर 13 में सीखेंगे कि किसी भी पिंड पर आवेश का निर्धारण कैसे किया जाता है। ओके, तो देखते हैं, किसी पिंड पर आवेश का निर्धारण निम्न सूत्र द्वारा किया जाता है। अब कौन सा सूत्र है जिससे किसी पिंड पर आवेश का निर्धारण करेंगे? तो ये सूत्र है कैपिटल Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। ये प्लस माइनस क्या होता है? तो धन आवेश रहेगा तो प्लस लेना है, जैसे प्रोटॉन का आवेश निकालेंगे तो प्लस, इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे तो माइनस। ओके, तो ये साइन कन्वेंशन होता है। तो जहां कैपिटल Q क्या है? तो कुल आवेश, N क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है? तो इसको विद्युत आवेश बोलते हैं। अब देखिए आवेश तो दिखाई देता नहीं है, तो आवेश के बारे में लिखिएगा कैसे? तो आवेश को हम लोग E से ही लिखते हैं, जिसका मान कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। माइनस नहीं भी लिखते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि इसके पास माइनस आवेश होता है।
अब एक चीज और है कि सर ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाला किसने था? तो आप पढ़े होंगे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आपको 10th में पढ़ना था, किसी सीबीएसई में है या अर्बन मेरिट में भी है कि नहीं। तो मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का गणना किया था कि इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। आप ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पर हमने बोला कि हमारे पास एक पिंड है जिसका नाम है A, और इसमें लिखा हुआ है कि इस पिंड पर 2 कूलम्ब का आवेश है, 2 कूलम्ब का आवेश है। और कौन सा आवेश है? तो ऋण आवेश है। क्लियर है? तो आपको बताना है कि अगर इस पिंड पर 2 कूलम्ब का आवेश है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, और 2 कूलम्ब का कौन सा आवेश है? तो ऋण आवेश है। कोई बोलता है कि 1 कूलम्ब आवेश है, 2 कूलम्ब आवेश है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर इस पिंड पर 2 कूलम्ब का आवेश है मतलब इस पिंड पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि 1 कूलम्ब में कितना आवेश होता है, एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे पहले तो ये समझना होगा। तो इसको चेंज कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं कि सर पहले 1 कूलम्ब में बताइए कि 1 कूलम्ब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा। तो हमने बोला कि हमारे इस पिंड A के पास 1 कूलम्ब का आवेश है और इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या का गणना करने के लिए कह रहा है कि बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो यहाँ पर हमने देखा ये सूत्र है हमारे पास Q = Ne। तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा? Q/E होगा। Q का वैल्यू देख लीजिए कितना है आपके पास आवेश, कुल आवेश। तो आपने बोला कि सर कुल आवेश तो मेरे पास कितना है? 1 कूलम्ब है, तो ये 1 हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन के पास आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19। तो n बराबर, इसको अलग कर लेते हैं, 1.6 इसको ऊपर भेजिए, नीचे से ऊपर जाकर ये प्लस में हो जाता है। 1/16 में से यहाँ दशमलव हटाइएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे 16 और 10 के पावर कितना? 19। ये दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 0.625 × 10⁻19। तो आपका इतना इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपके बुक में इसको थोड़ा चेंज किया हुआ है। तो देखते हैं कैसे। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर 625 और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आएगा और 10 के पावर 19। तो यहाँ 1 जीरो से यहाँ से 1 जीरो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बचेगा। तो 2 अंक पर दशमलव दे देते हैं, 6.25 × 10⁻19 में से 1 जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया है तो यहाँ पर 18 बचेगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन। अब हमको ये मालूम चल गया कि सर 1 कूलम्ब आवेश में 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना होता है। तो याद ये रखना है कि 1 कूलम्ब आवेश बराबर 1 कूलम्ब आवेश बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अब कोई बोल देगा कि 2 कूलम्ब में बताइए, 3 कूलम्ब में बताइए, तो हम बता सकते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए और याद रखेंगे इस सूत्र की सहायता से इलेक्ट्रॉन का निर्धारण किया जाता है। चलिए, तो आपने देखा कि सर 1 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब किसी के दिमाग में होगा कि सर इलेक्ट्रॉन तो दशमलव में होता नहीं है, ठीक है, जिसको आगे पढ़ना है तो दशमलव में नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 625 डिवाइडेड बाई, ये दशमलव हटेगा तो 100 आएगा और ये कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, ये होगा 625 × 10⁻18 में से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा? 16 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपके किताब में यही लिखा हुआ मिलता है तो इसी का यूज करेंगे।
तो याद रखेंगे कि दशमलव है, लेकिन अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसका वैल्यू डेसिमल में नहीं निकलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते हैं। कभी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, कभी 1.25 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, कभी 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन होगा तो पूर्ण गुणज में होगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कभी 1.25, 1.5, 2.5, 2.25 ये नहीं होता है। ओके, तो अब आपसे पूछ दिया कि 1 कूलम में अगर इतना आवेश तो 2 कूलम में कितना आवेश, तो 2, और 1 कूलम में उतना, तो 2 कूलम में C के जगह पर क्या लिखेंगे, कूलम के जगह पर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कोई पूछेगा कि 3 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 3 से गुना करा देना है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कोई बोलेगा कि 4 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 से गुना करा देना है। अब आप देख सकते हैं कि यदि किसी पिंड पर बोल दे कि 10 कूलम का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, 50 कूलम का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, तो आप बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए इसको लिख लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी, आगे अगले क्लास में करेंगे।